नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रहे, इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज मैं लेके आया हूं आपको गांधीयन एरा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपसे वनडे एग्जाम्स या फिर एसएससी या फिर रेलवे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन गांधी जी के रिगार्डिंग आपसे पूछ लिया जाता है। और देखिए, इसमें सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू यूज करेंगे। अगर आपको इसको इन डिटेल और डेप्थ में जानना है तो आप इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया है गांधीयन एरा पे, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर है, आप उसको देख सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां से ज्वाइन कर लो, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज आप चयन मंत्रा का ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो चलिए पहले आप अपना काम कर दीजिए, जिससे क्या हो कि हमें एक आपका सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1891, 1893, 1915 या फिर 1917। तो इसका राइट आंसर होगा 1915। क्या होगा? 1915। 1915 में गांधी जी कहाँ आए थे? इंडिया लौट के आए थे, ये याद रखिएगा। और एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं आपसे, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, वो है 9 जनवरी, यानी कि 9 ऑफ जैन। 9 ऑफ जैन 1915 में आए थे, याद रखिएगा। और देखिए आपसे क्वेश्चन आता है कि इस डे को इंडिया में किस दिन के नाम से मनाया जाता है, यानी किस दिवस के रूप में? तो इसको मनाते हैं हम NRI, यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन या फिर प्रवासी भारतीय दिवस। आपको हिंदी राइटिंग में थोड़ा समझना होगा, प्रवासी भारतीय दिवस। आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। आप तक मैं बता देता हूं यहाँ पे, NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे इंडियन यानी कि ऐसे भारतीय जो मोर देन 182 डेज, यानी कि 182 डेज से ज्यादा आउट ऑफ कंट्री यानी कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनको हम NRI बोलते हैं। याद रखिएगा, यानी साल में 6 महीने से ज्यादा जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको हम NRI बोलते हैं। फिल्मों में आपने सुना होगा अक्सर कि वो NRI है, और ऐसे करके जो बातें होती हैं। साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे, याद रखिएगा। गए कब थे, ये सारी चीज आपको डिस्कस हो जाएगी। और आए किसके कहने पे से, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका आए थे तो किसके कहने पे आए थे? तो याद रखिएगा, इनके कौन थे? पॉलिटिकल मेंटोर थे, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बुलावे पे ये इंडिया आए थे, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने क्या भेजा था? इनको निमंत्रण भेजा था कि आप इंडिया में आइए, क्योंकि गांधी जी तब तक साउथ अफ्रीका में बहुत फेमस हो चुके थे। हालांकि इनका मैसेज कौन लेके गया था? तो इनका मैसेज लेके गए थे AF एंड्रयूज नाम के एक इंसान थे, वो इनका मैसेज लेके गए थे। अगर आगे बात करें 1891 में क्या हुआ, तो देखिए 1891 में क्या हुआ, गांधी जी लॉ करके अपना UK यानी कहाँ से, लंदन से, आपको पता होगा ना, लंदन गए थे गांधी जी पढ़ने। लंदन से अपना लॉ कंप्लीट करके इंडिया वापस आ गए थे। और गए कब थे वहां पे? तो गए थे 1888 में। 1888 में गए थे। उस कॉलेज का नाम क्या था, पूछा जा सकता है। तो उस कॉलेज का नाम था इनर टेम्पल, ये भी याद रखिएगा, जिसमें ये पढ़ते थे। वहां पे इन्होंने लॉ की थी अपनी। इनर टेम्पल उस कॉलेज का नाम था। 1893 में क्या होता है? 1893 में गांधी जी को दादा एंड अब्दुल्ला नाम की जो कंपनी होती है साउथ अफ्रीका की, उसको इनको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, दादा अब्दुल्ला। उस कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, कौन सी थी भाई साहब? दादा अब्दुल्ला। 19 कब? 1981, 1891 में इंडिया आए, 2 साल इंडिया में रहे। इन्होंने देखा, फिर बाद में 1893 में इनको उनका 1 साल का लीगल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो कि गुजरात मर्चेंट कंपनी थी, जिनका खुद अपना एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा था। उसको रिजॉल्व करने के लिए गांधी जी को ले जाया गया। गांधी जी को क्यों ले जाया गया? क्योंकि देखिए उनको एक गुजराती स्पीकिंग एक पर्सन चाहिए था, जिसको लीगल यानी कि जिसको लॉ की समझ हो। बाकी अगर देखिए, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको डिटेल में जाना है, एक एक डिटेल में, तो आप मेरा जो लास्ट वाला वीडियो वो आप देख सकते हो। बात करें 1917 में क्या हुआ, तो देखिए 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ये याद रखिएगा। 1917 में हुआ था चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पे पड़ता है भाई साहब? 1900 ये 17 में जो हुआ था चंपारण, ये बिहार के अंदर पड़ता है। हुआ क्यों था, कैसे क्या था, सब आप हमारी उस वीडियो में देख सकते हो। चंपारण जिसे बोलते हैं पीजेंट रिवोल्ट, अग्रेरियन रिवोल्ट या किसान आंदोलन, कुछ भी बोल सकते हो। और राम राजकुमार शुक्ला जी जो थे गांधी जी के साथ साथ में वहां के लोकल लीडर थे, वो भी इस इवेंट से बहुत फेमस हुए थे, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहला इवेंट था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्या था, सबसे पहला यानी कि पहला यानी कि फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो आपका था चंपारण, इसको बिल्कुल मत भूलना। कौन सा था आपका? चंपारण सत्याग्रह, पहला चंपारण था इंडिया के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है आउट ऑफ इंडिया कौन सा था, तो ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया? जैसा कि मैंने आपको अभी इसका आंसर पहले ही दे दिया है, वो क्या होगा? चंपारण होगा। कहां पे किया? चंपारण के अंदर किया गांधी जी ने। ये आप फोटो देख सकते हो, चंपारण सत्याग्रह की ही फोटो है गांधी जी की। अगर इसमें आगे बात करूं तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको बता दिया 1917 में हुआ था। और इसमें क्या थे? राजकुमार शुक्ला, उनका भी नाम याद रखिए। राजकुमार शुक्ला जो लोकल लीडर थे वहां के, उनके द्वारा इसको लीड भी किया गया था, राजकुमार शुक्ला, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। राजकुमार शुक्ला जी का नाम। तीन कथीय सिस्टम चलता था, किसके अगेंस्ट में था? नील की खेती नहीं करना चाहते थे किसान, क्योंकि उनकी जमीन जो है बेकार हो जाती थी नील की खेती करने के लिए। इंग्लैंड वाले इसको करवाना चाहते थे, क्योंकि भाई उनके लिए तो बहुत लुक्रेटिव, यानी कि बहुत एक पैसे वाला, एक प्रॉफिट वाला ट्रेड था इसका। तो इसके लिए गांधी जी ने इसको सेटल कराया था। इसमें पहला सत्याग्रह था गांधी जी का 1917 में जो हुआ। अहमदाबाद क्या था? अहमदाबाद क्या था? ये एक मील स्ट्राइक थी, इसको याद रखिएगा। मील स्ट्राइक ये भी बोल सकते हो आप, यानी कि हड़ताल थी, मील स्ट्राइक। किसकी मील थी? कभी पूछा जाए क्वेश्चन तो एक कॉटन की मील थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉटन की मील थी। और देखिए इसमें क्या हुआ था कि प्लेग आया था, यानी कि प्लेग आया था, तो उसमें क्या है, ये जो बेजेस मांग रहे थे, यानी कि जो मील में काम करने वाले लोग थे, अपनी बेजेस में इंक्रीमेंट मांग रहे थे, बोनस मांग रहे थे। वो जो मील के ओनर्स थे वो देना नहीं चाह रहे थे। तो गांधी जी ने आके इसको सेटल कराया और इसमें 35% का हाइक लाया उनकी बेजेस के अंदर। ठीक है, जो उनका भत्ता, यानी कि जो उनको सैलरी मिलती थी। और यहाँ से क्या है, एक और बहुत फेमस लीडर हुए, यानी कि जो कौन थी? अनुसुईया साराभाई, नाम याद रखिएगा, अनुसुईया साराभाई। इनका नाम पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ साथ इसको और कौन लीड कर रही थी? तो इनको कर रही थी अनुसुईया साराभाई, ना याद रखिएगा। 1918 में हुई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसको भी याद रखिएगा, 1918 में। अब बात करें बरदौली क्या था? अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ बरदौली क्या था? तो देखिए बरदौली की अगर बात कर लूं आपसे, बरदौली, बरदौली गुजरात में जो है, बरदौली गुजरात में पड़ता है। इस पे क्या था कि देखिए गांधी जी ने क्या करा था, इसके लिए आपको जानना होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। क्या जानना होगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पेन का साइज थोड़ा छोटा करेंगे। जो कब हुआ था? अगस्त 1 को हुआ था, अगस्त 1 को हुआ था, 1920 में लॉन्च किया था गांधी जी ने। ये जो मूवमेंट था ना, इसको लॉन्च किया था गांधी जी ने अगस्त 1 को 1920 में। अब इस वाले मूवमेंट से गांधी जी ने क्या करा था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, इसको खत्म कर दिया था। क्यों कर दिया था? इसके रीजन मैं बताता हूँ। बरदौली कब किया था? ये फरवरी, डेट भी याद रखिएगा, फरवरी 12, याद रखिएगा इस डेट को। इसी डेट को क्यों किया? अब देखिए, ब्रिटिशर्स को जो भी काम करते थे उसमें इंडियंस कोई कोऑपरेशन ना करें, इसलिए असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन लॉन्च किया। बाद में क्या होता है, इसको 1 अगस्त को लॉन्च किया गया। अब क्या होता है यहाँ पे, 4 फरवरी, डेट याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना, 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर के पास चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसके अंदर 3 सिविलियन और 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। और गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें नॉन वायलेंस रहेंगे, यानी कि हम इसमें कोई भी मतलब जो है वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या वायलेंस हो गया? तो इसी के चलते गांधी जी को इतना हर्ट हुआ कि भाई साहब ये नहीं चल पाएगा। तो 12 फरवरी को गांधी जी ने क्या करा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया बरदौली के अंदर। याद रखिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी इस चीज को। ये आपका हो गया बरदौली वाला। अब आपका है चंपारण में, आपको बता चुका हूं। खेड़ा मूवमेंट क्या था? देखिए खेड़ा मूवमेंट हुआ था 1918 में। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो पहले अहमदाबाद हुआ था, उसके बाद खेड़ा मूवमेंट हुआ था। यहाँ पे क्या था, ड्रॉट आ गया था, यानी कि सूखा आ गया था। ड्रॉट आ गया था तो खेती क्या, जो खेती जितनी होनी चाहिए थी उतनी खेती हुई नहीं। अब जब खेती नहीं हुई तो सीधी सी बात है, उस पर जो टैक्स लगना था वो टैक्स कम लगना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, इस पर टैक्स और बढ़ा दिया। आप देख रहे हो मतलब किस हद तक ये लोग प्रोसिक्यूट करते थे कि इन्होंने टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया। जबकि अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड 1/4 कम, अगर जो भी नॉर्मल खेती होती है उससे 1/4 कम है तो टैक्स को हटा दिया जाता था, यानी कि रिमिशन मिल जाता था, लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया था। तो इसको भी कैसल किसने कराया? गांधी जी ने कराया। और जो खेड़ा मूवमेंट है, यहाँ से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल निकल के आया, उन्होंने भी इसमें काफी ज्यादा योगदान दिया था। तो आपको ये चारों मूवमेंट समझ आ गए होंगे एकदम अच्छे से कि क्या था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को सबसे पहले हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका पलवल, या आप लगा सकते हो हरियाणा का पलवल है। पलवल में क्यों किया गया था? देखिए आपको यहाँ डेट पूछी जाएगी तो ये 1919 लिख देना। क्यों किया गया था इसके लिए आपको जानना होगा रॉलेट एक्ट, नाम सुना होगा अगर बेसिक आपने देखा है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था, यानी काला कानून, जिसके अंदर एक बहुत फेमस कहावत थी, नो वकील नो दलील नो अपील। मतलब ये था कि इसको ब्रिटिश सरकार ले ही के ही इसलिए आई थी
कि अगर उनको लगता है कोई भी इंडियन है, अगर वो ब्रिटिश अथॉरिटी या ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन के अगेंस्ट कुछ भी कॉन्स्पिरेसीज यानी कि षड्यंत्र रचने में पाया जाता है, तो उसको तुरंत उठाओ, गिरफ्तार कर लो, कुछ नहीं सुना जाएगा। यानी कि लोगों के कोई राइट कुछ नहीं थे, इसलिए इसको ब्लैक कानून कहा गया था। इसी के अगेंस्ट में गांधी जी कहाँ जा रहे थे? पंजाब में जा रहे थे, तो इसलिए उनको हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए हरियाणा के रेलवे स्टेशन पर ही 1962 में गांधी, याद रखिएगा, गांधी आश्रम बनाया गया, मतलब एक सेवा, वहां पे एग्जीबिशन बनाया गया है, याद रखिएगा, गांधी एग्जीबिशन है आज भी उस जगह पे। अगला हमारा है अमृतसर। अमृतसर की बात करें तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919, 1919 यहाँ पे क्या अप्रैल आएगा, ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ये जो रॉलेट एक्ट था ना, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ये जो रॉलेट एक्ट था, इसी रॉलेट एक्ट का क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जिसमें दो मेन लीडर थे, जिसमें कौन कौन थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हीं के सपोर्ट में बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठे हुए और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर बाद में जनरल डायल ने जो गोलियां चलवाई और फिर बाद में जो वो पूरा का पूरा काला इतिहास बना बाद में, तो वो इसी रॉलेट एक्ट के चक्कर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है रॉलेट एक्ट इंडिया में कब आया, तो 1919 में आया। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी जगह थी जहां से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, दांडी, साबरमती, पवनार या खेड़ा। देखिए इसका राइट आंसर खेड़ा में बता चुका हूं, ये आपने सुना ही होगा। तो साबरमती से स्टार्ट किया था गांधी जी ने, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। कहां से किया था, साबरमती से स्टार्ट किया था। अब बात करें किया कब था, तो देखिए गांधी जी ने जो आपका नमक सत्याग्रह, पहले ये समझो किया ही क्यों था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, जो नमक है यानी कि जो सॉल्ट प्रोडक्शन है उस पर क्या टैक्स लगा दिया था नमक के ऊपर। गांधी जी को लगा कि नमक, आप इसमें कौन सी अपनी टेक्नोलॉजी या अपना कौन सा मैन मटेरियल लगा रहे हो जिससे आप इस पर टैक्स ले रहे हो, ये तो किसी भी इंसान की बेसिक नीड है और जो कि इतना आपको एफर्ट भी नहीं करना मिल रहा है, तो आप इस पर कैसे लगा सकते हो। तो इसी का विरोध करते हुए गांधी जी ने क्या है, दांडी मार्च किया था, जो नमक सत्याग्रह के अगेंस्ट में था। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जो कब हुआ था, 12 मार्च से स्टार्ट किया था गांधी जी ने, इसको याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था और एंड कब हुआ था, एंड हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, याद रखिएगा, 24 दिन के अंदर, 24 दिन तक यात्रा करी थी पैदल। 24 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। कितने लोगों के साथ, 78 फॉलोअर्स थे गांधी जी के, 78 फॉलोअर्स के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ में साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में, वहां से स्टार्ट करके दांडी, दांडी क्या है, कोस्टल विलेज है, कोस्टल टाउन है, कोस्टल टाउन पे गए थे और वहां नमक उठाया और उनका ये जो लॉ था उसको तोड़ दिया, याद रखिएगा, भूलना मत, बिल्कुल अच्छे से। बात करें अगर साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम 1915 में बनाया था, गांधी जी ने सेटअप किया था। जब वो साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे तो पहले साबरमती आश्रम सेटअप किया था, और जो कहां पर है, अहमदाबाद के अंदर है। कहाँ है, अहमदाबाद के अंदर है, इसको भी याद रखिएगा, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के पास। बाद में 1917 में इसको दूसरी जगह रिलोकेट भी किया गया था, ये भी याद रखना। बात करें खेड़ा, में बता चुका हूँ 1918 में हुआ था खेड़ा मूवमेंट, अच्छे से पता है, अभी पीछे ही आपको डिस्कस किया है पूरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, महात्मा गांधी इस टीम से ऐसा सफारी से विदेश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, जो 18 इसका जो 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, ऐसा सफारी नाम के जो एक शिप थी, क्योंकि एरोप्लेन तो उस टाइम इतने नहीं चलते थे। तो वो कहां पे लैंड किए थे, कौन से शहर में गए थे, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा डरबन, वो सिटी का नाम था डरबन, अच्छे से याद रखिएगा। कहां गए थे, डरबन के अंदर गए थे 1893 में, अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाता है कहां पे गए थे। बात करें जोहान्सबर्ग की, तो गांधी जी ने जोहान्सबर्ग के अंदर एक वो बनाया था, आश्रम बोल सकते हो या फिर एक सेटलमेंट बोल सकते हो, जिसको टॉलस्टॉय बोला जाता है। केप टाउन क्या है, एक सिटी है, और पोर्ट एलिजाबेथ क्या है, पोर्ट एलिजाबेथ एक वहां पे क्या है, पोर्ट यानी बंदरगाह है। बाकी जो और भी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे, जो बहुत मैं समझता हूँ एक लाइकली बिल्कुल क्वेश्चन है। जब गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका में गए, डरबन में लैंड करे, तो उसके एक हफ्ते के बाद उनको कहाँ जाना था, प्रिटोरिया नाम के शहर में जाना था, याद रखिएगा, प्रिटोरिया नाम के एक शहर में जाना था उनको। तो वो बाय रेल जा रहे थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बाद बैठ गए, तो टीसी आया, उन्होंने बोला कि आपको हक नहीं है, आप जो है गोरी चमड़ी नहीं है आपकी, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ बैठने का हक सिर्फ गोरों का है। तो उन्होंने मना कर दिया और उनको थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा और गांधी जी को उतार दिया। और फिर देखिए गांधी जी को वो जो ये जो ट्रेन हादसा है ना, गांधी जी को इतना पता चल गया कि यहाँ ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसने गांधी जी को इंस्पायर करा कि यहाँ पे जितने भी इंडियंस रह रहे हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा, और जो ये जो अंग्रेजों की जो रिजीम चल रही है इसके लिए भी बहुत ज्यादा काम करना होगा। और इसी ट्रेन हादसे को आपको मैं बताता हूँ कि कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि उस स्टेशन का नाम क्या था,
तो उस स्टेशन का भी नाम याद रखिए, पीटर मैरिट्सबर्ग उस स्टेशन का नाम था। अभी आपसे पूछा जाए उस स्टेशन का नाम क्या था, उस स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग, ये भी याद रखिएगा, जहां आज गांधी जी का स्टैचू लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी कि पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, साथ में अली जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। एंड इन्होंने ही गांधी जी को क्या करा था, प्रेरित करा था, इन्हीं के कहने पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में, ये मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से। बात करें फिरोज शाह मेहता कौन है, तो देखिए फिरोज शाह मेहता कौन थे, ये एक पॉलिटिशियन थे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते थे। नेक्स्ट है हमारे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष क्या एक ये फिलोसफर थे जो कहां से आते थे, पुडुचेरी से, जो आते हैं आपके पुडुचेरी से, ये भी याद रखिएगा इनका, इनके बारे में, पुडुचेरी से आते थे। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो देखिए 1911 में ये गए थे स्टेट विजिट पर, कहां पे गए थे, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के यहाँ। और जब वहां पे गए तो इन्होंने देखा कि गांधी जी ने जो काम करा है बहुत ही कमेंडेबल काम किया, यानी कि बहुत ही अच्छा काम किया, और वहां के लोगों के हित के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी के चलते ये उनसे इंस्पायर हुए, इन्होंने बाद में 1915 में कहा कि आप आपका काम वहां हो चुका है, आप इंडिया आइए, इंडिया में भी आपकी बहुत जरूरत है, आपके जैसे एक लीडर की। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑफकोर्स, जब आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो तो गांधी जी ही होगा, इसका राइट आंसर है गांधी जी। अब बात करें गांधी जी की, तो देखिए आप यहां देख सकते हो, बात करें फिनिक्स की, तो फिनिक्स नाम का जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, यानी कि फिनिक्स सेटलमेंट बोलते हैं, 1904 में बनाया गया गांधी जी के द्वारा। अब इसमें होता क्या था कि यहाँ पे जो लेबरर काम करते थे, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में जो लेबर इंडियन लेबरर काम करते थे, उनके हित की बात हो सके, उनके राइट्स की बात हो सके, उनके बारे में बात करने के लिए इसको बनाया गया, जो बाद में मेन केंद्र बना। जो वहां पे अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद के आधार पर किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उसको भेदभाव कर देना, गोरे अलग काले अलग, तो रंग भेद के आधार पे गोलों को हायर क्लास, कालों को काले तो क्या बोलोगे आप, लेकिन उनको सेकेंडरी क्लास मानते थे, तो इसको अपार्थाइड मूवमेंट बोला जाता है, जो बाद में चला, जिसके अगेंस्ट में गांधी जी ने बहुत ज्यादा काम किया, और यहां से वो इसका सेंटर बना, फिनिक्स इंस्टीट्यूट जो, यानी कि फिनिक्स सेटलमेंट जो है इसका सेंटर बना, 1904 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा फिनिक्स इंस्टीट्यूट से बहुत सारी चीजें हुई थी, ये भी याद रखना। अगर मैं आपको और ज्यादा बताऊं तो अब आपका है कि फिनिक्स इंस्टीट्यूट के अंदर और क्या हुआ था, तो देखिए फिनिक्स इंस्टीट्यूट के अंदर गांधी जी की एक बुक थी, यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पेज ऐड करेंगे आपके लिए। देखिए तो फिनिक्स सेटलमेंट है, फिनिक्स सेटलमेंट कब बना, 1904 में बना। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी अपनी, जिस बुक का नाम था हिंदी स्वराज, हिंद स्वराज, सॉरी हिंदी स्वराज नहीं, हिंद स्वराज। आपसे क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है ये, हिंद स्वराज की बुक लिखी 1909 में, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बाद में इसी बुक का एक इंग्लिश वर्जन निकाला गया 1910 में, 1910 में। वो कहां से निकाला गया, ये जो फिनिक्स नाम का सेटलमेंट है, यहां से ही निकाला गया, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो 27 फरवरी 2000 को इसको क्या किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था, और अभी जो फरवरी आने वाली है 27, उसको इसको 120 साल कंप्लीट हो जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी इंडिया से कोई भी स्टेट विजिट पर जाता है, यानी कि और कोई पॉलिटिकल लीडर जाता है, तो वो इसको क्या है, जरूर विजिट करके आते हैं। और सेकंड थिंग ये भी याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको नेशनल कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा, इतना बड़ा इंपैक्ट था गांधी जी का साउथ अफ्रीका के अंदर। अगर आगे बात करूं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत जी ने आपको पता है साइमन गो बैक का नारा दिया था, क्या दिया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया था। 1928 आपको पता होगा, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था, जो 1919 का एक्ट आया था उसको स्टडी करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए। जब ये लाहौर गए तो लाला लाजपत राय जी प्रोटेस्ट करने में लीड कर रहे थे लोगों को, साइमन गो बैक का नारा दिया, जहां पे प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज करवा दिया अंग्रेजों ने, और इनके सर पे ट्रोमा, यानी कि लाठियां लगने की वजह से 18 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं, आपको पता होगा। और बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी कौन है, इनको द ग्रांड ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, याद रखिएगा, क्या बोला जाता है, ग्रेट ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इनके बारे में भी बिल्कुल भूलना मत, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया आपको। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में दो सेटलमेंट बनाए थे, दो आश्रम बनाए थे, याद रखना बिल्कुल। पढ़ते हैं आगे।
गांधीवादी आंदोलन पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है गांधी जी ने कब क्या किया वो तो आप कर जाओगे, लेकिन जब बात आती है ऐसे क्वेश्चन तो इसमें क्या है, आपको कोई एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये फॉर्म हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और वो कैसे काम करते थे। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है महात्मा गांधी वॉज इन द फेवर ऑफ मास मूवमेंट। हाँ जी बिल्कुल थे, क्योंकि मास मूवमेंट में नहीं होते तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला था, नॉन कोऑपरेशन 1920 में चला था गांधी जी के द्वारा। एंड देन उसके बाद में क्या चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था 1930 में। अगर ये नहीं होते इस में तो कैसे चल जाता। तो यानी कि पूरा फेवर करते थे कि मास मूवमेंट होना चाहिए, लोग इकट्ठा आए भीड़ भाड़ में एकदम, तब करे जब लोग सुनेंगे यानी सरकार सुनेगी। गांधीयन मूवमेंट वर नॉन वायलेंस, यानी कि आपको पता है बिल्कुल थे, नॉन वायलेंस मूवमेंट था, तभी तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया था गांधी जी ने बरदौली के अंदर, जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था कि हमें वायलेंस नहीं चाहिए, हम अपनी आजादी से शांति से अपनी बात को मनवाएंगे। इन गांधीयन मूवमेंट लीडरशिप हैड नो रोल, गांधीवादी आंदोलन में नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं थी। देखिए ये सरासर गलत लग रहा है, ये तो आपके सही है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गांधी जी के आने से पहले भी इतने बड़े बड़े मूवमेंट क्यों नहीं हुए थे। तो इसलिए साबित होता है कि गांधी जी के जो मूवमेंट थे उसमें एक लीडर का होना बहुत जरूरी था। ठीक है। महात्मा गांधी इज वॉज फेवर ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस। हाँ जी बिल्कुल। अब ये पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप किसी की अथॉरिटी को रिफ्यूज करो, यानी कि किसी के आदेश को ना मानो, और यही गांधी जी कहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है हम नहीं मान रहे इनकी बात को, इनके गुड्स को बॉयकॉट करो, इनकी सब चीज को बॉयकॉट करो, हमें जो चाहिए वो दो तुम, लेकिन हम इसके लिए क्या है पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले। तो इसी का इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया, यानी कि गांधी जी के जो मूवमेंट थे उनमें लीडरशिप का कोई रोल नहीं था, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये आप अच्छे से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नहीं की थी, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना गांधी जी ने नहीं की थी साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं की थी। बात करें इंडियन ओपिनियन की, तो इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर था, इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो 4 लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। हिंदी जो गांधी जी ने चलाया था, हिंदी, इंग्लिश, तमिल। ठीक है, और गांधी जी कहां से आते हैं भाई, गुजरात से आते हैं, तो गुजराती तो होगी ही होगी, याद रखिएगा। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश देखिए साउथ अफ्रीका में, आप ऐसे कॉमन सेंस लगाइएगा कभी आ भी जाए, इंग्लिश तो होना तय है, क्योंकि इंग्लिश इसलिए होगा वहां पे अंग्रेज रह रहे हैं तो चाहिए। हिंदी उन्होंने ऐड करी, गुजराती वो होगी, बाकी तमिल याद कर लेना, इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, 1894। गांधी साउथ अफ्रीका कब गए, 1893 में गए। जैसे ही गए वहां पे जाके देखा कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे जहाँ का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, वो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ, उनके साथ बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, जहां से क्या है जितने भी जो इंडियंस थे, जो इंडियंस वहां काम कर रहे थे, आपसे पूछा जाता है कि अच्छा चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि इंडियंस वहां पे काम करने जाते ही क्यों थे। तो देखिए इसके पीछे का रीजन था, यहाँ से जाना 1860 में, 1860 में ही लोगों का जाना शुरू हो गया था। इसमें शुगर प्लांटेशन, यानी कि शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए यहाँ से कौन अंग्रेज लेके जाते थे, और जाते किस लिए थे, एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए और कुछ स्लेव्स के लिए, स्लेव की तरह जाते थे। तो वहां जब सेटल हुए तो उनके राइट्स का बहुत हनन होता था, तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, जो वहां पे रहने वाले साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के राइट्स की बात करती थी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। बात करें फिनिक्स आश्रम, मैं आपको अभी बता चुका हूँ 1904 में गांधी जी ने बनाया था फिनिक्स आश्रम, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब ये इंडियन लीग क्या है, अगर मैं इंडियन लीग की बात करूं तो देखिए इंडियन लीग को 1928 में बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था, इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लैंड में बनाया गया था आपसे, और बनाया किसने था, तो कृष्णा मेनन जी, याद रखिएगा इनका नाम भी। किसने बनाया था, कृष्णा मेनन, कृष्णा मेनन जी ने बनाया था। ये करती क्या थी, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नेंस की बात करती थी, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, भूलना मत इस चीज को। अगला क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसकी क्या विशेषता थी, यानी कि अनोखी व्यवस्था, क्योंकि देखिए 1920 में नॉन कोऑपरेशन हुआ, उसमें भी कुछ बात थी, लेकिन इस वाले आंदोलन में बात क्या थी ऐसी खास। तो देखिए इस वाले आंदोलन की खास सबसे बात ये थी कि इसमें जो महिलाएं थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जो बाद में पहले वाले आंदोलन में नहीं हुआ था। देखिए महिलाओं ने पार्टिसिपेट करा था। अगर पीजेंट की बात करूं तो देखिए 1917 में किसान सत्याग्रह, यानी कि जिसको किसान आंदोलन या किसान रिवोल्ट भी बोलते हैं, हो चुका था। छात्रों ने नॉन कोऑपरेशन में भी किया था। इंडस्ट्रीज में क्या है, यानी कि इंडस्ट्रियल कमेटी बनाई गई थी 1918 में, जो कोऑपरेशन बनाई गई थी उसमें ही पार्टिसिपेशन था। लेकिन महिलाओं का पहली बार था, ये इसकी सबसे खास बात थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं 1930 में हुआ था। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ क्यों था, तो देखिए गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी अपनी,
11 डिमांड के अंदर ये था कि भाई साहब जो नमक पे टैक्स लगा रहे हो ना तुम, ये टैक्स पहले तो खत्म कर दो। और बहुत सारी चीजों पे डिमांड दी, जैसे टैक्स कम करो, ये सब चीजें कम करो। लेकिन जो उस टाइम के हमारे कौन थे, उस टाइम के हमारे कौन, उस टाइम के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 31 तक रहे थे, उन्होंने मना कर दी, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया ही नहीं, मतलब एकदम हल्के में उनकी बात ले ली। जब हल्के में उनकी बात ले ली तो गांधी जी का हो गया दिमाग खराब। गांधी जी ने कहा अच्छा तुम मेरी बात को हल्के में ले रहे हो, तो 1930 में उन्होंने क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया। इसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश गुड्स का वर्कआउट करो, स्कूल अटेंड मत करो, कॉलेज अटेंड मत करो, ऑफिस अटेंड मत करो, ये सारी चीजें, जिसके चलते बाद में नेहरू जी और गांधी जी को क्या हो गई, जेल हो गई थी, याद रखिएगा। और फिर बाद में जब सेटल हुआ गांधी जी और उनको छोड़ा गया, तो फिर 1931 में होता है गांधी एंड इरविन एक्ट, याद रखिएगा, गांधी एंड इरविन पैक्ट होता है, गांधी और इरविन, याद रखिएगा इस चीज को, इरविन पैक्ट। बाकी जैसा मैं आपको बता रहा हूं शुरू से कि इन डिटेल जाना है तो हमारा वो लेक्चर देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। फिनिक्स में आपको बता चुका हूं, टॉल्स्टॉय बता चुका हूं, सेवाग्राम में आपको नहीं बताया है, गांधी आश्रम में आपको बता चुका हूं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा जो गांधी जी ने नहीं स्थापित किया था उसका नाम है गांधी आश्रम, ये गांधी जी ने स्थापित नहीं किया था। बात करें फिनिक्स, अच्छे से बता दिया मैंने आपको, 1904 डरबन शहर के अंदर। ये भी पूछा जाता है आपके कहाँ पे किया था, ये डरबन के अंदर किया था, डरबन शहर के अंदर किया था, साउथ अफ्रीका में। बात करें टॉल्स्टॉय फार्म्स की, ये कहाँ पे था, ये जोहानिसबर्ग में था, इसको भी याद रखिएगा, जोहानिसबर्ग के अंदर था, आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका सेवाग्राम। सेवाग्राम कहाँ है, सेवाग्राम एक विलेज है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे गांधी जी ने 1936 से लेके 1948 तक, यानी कि 1948 तक ये उनका रहने की जगह, यानी कि यहाँ पे वो रहते थे। अगर बात करें गांधी जी इसके अलावा कहाँ रहते थे, तो देखिए गांधी जी और कहाँ रहे, तो 1917 से लेके 1930 तक कहाँ पे रहे गांधी जी, साबरमती आश्रम, ये भी याद रखिएगा, पूरा आपको बता रहा हूँ, साबरमती आश्रम में रहते जो अहमदाबाद के अंदर है। साबरमती आश्रम कब बना, 1915 में बना, आपके लिए याद रखिएगा। और कौन सा है आपका, 1904 में एक बनाया गांधी जी ने, 1910 में एक बनाया, इसको भी याद रखिएगा। 1904 में बना आपका फिनिक्स, आपके लिए पूरा रिवाइज करा देता हूँ, फिनिक्स। 1910 में बना टॉल्स्टॉय, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और 1936 से लेके 1948 तक गांधी जी कहाँ रहे, गांधी जी रहे सेवाग्राम के अंदर, इसको भी याद रखिएगा। सेवाग्राम कहाँ पड़ता है, सेवाग्राम आपका महाराष्ट्र के अंदर आता है, अच्छे से एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो देखिए कौन थे इसमें से जो मेन थे, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी, तो थे ही थे बिल्कुल, महात्मा गांधी जी थे जो उसकी स्थापना करवाई थी, साथ में अनुसुईया साराभाई जो इसकी लीडर भी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे, फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया थे, इनके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, जिनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप एवेंजर वाले आयरन मैन मत समझना, क्योंकि उनसे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने। आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने आज जो आप प्रेजेंट डे में आप इंडिया का मैप देखते हो, तो रीऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपको अच्छे से पता है, जिन्होंने कंपोज किया हमारा नेशनल एंथम, अच्छे से याद रख सकते हो। और इनको क्या नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, किसकी उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, किंग जॉर्ज फिफ्थ उस टाइम के राजा ने, अच्छे से याद रखिएगा, इन्होंने रिटर्न कर दी थी। कब कर दी थी, 1915, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब इन्होंने रिटर्न कर दी थी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए कि गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी लेकिन रिटर्न क्यों कर दी थी, मैं ही बता रहा हूँ। गांधी जी को देखिए 1915 में गांधी जी को लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, उस टाइम के वायसरॉय, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके द्वारा जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में वो चलाया था, उन्होंने जो मेडिकल सर्विस चलाई थी उसके लक्ष्य में दी गई थी। लेकिन जब 1919 से 1922 तक खिलाफत मूवमेंट हुआ, उस टाइम पे गांधी जी ने वो जो उपाधि है वो रिटर्न करती थी कि हमें नहीं चाहिए, रख लो इसको, जाओ तुम, अच्छे से याद रखना। बात करें जेपी कृपलानी जी की, तो देखिए जेपी कृपलानी जी हमारे एक बहुत बड़े इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, आईएनसी, जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही थी ना 1947 में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे, प्रेसिडेंट बने थे, याद रखिएगा। समटाइम इनकी वाइफ के नाम भी पूछा जाता है, इनकी वाइफ का नाम था सुचिता कृपलानी, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और यहाँ आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी, अनुसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर, इन तीन लोगों ने लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी, जो खेड़ा मूवमेंट हुआ था उसके बाद में, अच्छे से याद कर लेना बिल्कुल।
अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो अपने मूवमेंट्स किए थे उनको अरेंज कीजिए एक फॉर्मेट, यानी कि पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ। तो देखिए यहाँ आप बता सकते हो, डेट डाल लेते हैं, चलिए मैं करने का तरीका बताता हूँ आपको। चंपारण कब हुआ? 1917 में हुआ। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई? 1918 में हुई। और खेड़ा कब हुआ? 1918 में हुआ। नून कॉर्पोरेशन कब हुआ? 1920 में हुआ। अगर यहाँ मान लो सिविल डिसोबीडियंस और लगा दो तो वो 1930 में हुआ। तो क्या हो गया राइट आंसर? यहाँ पे क्या है? अहमदाबाद चंपारण, ये गलत हो गया। खेड़ा 18, चंपारण 17, ये भी गलत हो गया। नून कॉर्पोरेशन 1920 हो गया, चंपारण 17, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर आपका हो गया ये वाला इसका। और देखिए यही इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इसमें भी एकदम और अरेंज करो, तो देखिए पहले नंबर पे तो आएगा ये वाला आपका चंपारण, जो कब हुआ? 1917 में हुआ। पहले नंबर पे आएगा ये। और अहमदाबाद और खेड़ा हुए दोनों 18 में थे, पर पहले कौन सा हुआ? तो पहले मिल स्ट्राइक हुई, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसके 7 दिन बाद, यानी कि 7 दिन बाद हुआ खेड़ा, और फिर नून कॉर्पोरेशन हुआ 1920 में। 4 नंबर पे ये आएगा, अच्छे से याद रख लें ये मिलाने वाले। और इस तरीके के क्वेश्चन ना अच्छे से याद करो, क्योंकि देखिए इस बार का जो पैट का एग्जाम हुआ था ना, पैट के एग्जाम में ही ये पूछा गया था कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब स्टार्ट किया था। तो बताइए, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन का ध्यान रखिए। और देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना इस बार, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। गांधी जी ने लंगोट पहनना कब शुरू किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर है सितंबर 1921 में गांधी जी ने क्या पहनना शुरू किया था? लंगोट। लंगोट पहनना शुरू किया था, इसको याद रखिएगा। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉइन क्लॉथ, याद रखिएगा। इंग्लिश में लोइन क्लॉथ बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कहां से पहनना स्टार्ट किया था, तो देखिए एक जगह है मासी स्ट्रीट बोला जाता है उसको, मासी स्ट्रीट मदुरई के अंदर, मासी स्ट्रीट मदुरई। और जो कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में है, तमिलनाडु स्टेट में। वहां से गांधी जी ने पहनना शुरू किया था, जब गांधी जी इंडिया में आके साउथ अफ्रीका दौरे पे गए थे। सॉरी, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ इंडियन दौरे पे गए थे। तब उन्होंने देखा कि वहां के किसान और वहां के लोग काम कर रहे हैं खेतों में एक लंगोट और ऐसे कपड़े पहन के। उस टाइम पे गांधी जी वेस्टर्न कपड़े पहनते थे। तो उनको लगा कि मैं तो देश को एक करने की, एकजुटता की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इनसे डिफरेंट दिखूंगा, डिफरेंस कपड़े पहनूंगा, तो मैं इनसे, इनके साथ अपनी सिमिलरिटी कैसे जोड़ पाऊंगा, मतलब कैसे इनसे मिलनसार हो पाऊंगा मैं। तो गांधी जी ने इसी को यूज करते हुए क्या करा, एकदम यहाँ मासी स्ट्रीट और मासी स्ट्रीट और ये मदुरई तमिलनाडु के अंदर ये डिसीजन लिया कि आज से सर पे बाल नहीं रखेंगे। गांधी जी ने बाल यानी गंजा सर करा दिया अपना, सर पे बाल नहीं रखेंगे, धोती पहनेंगे, एस्थेटिक लाइफ जिएंगे, यानी एक योगी या तपस्वी जो आप बोल सकते हो, उसकी लाइफ जीना गांधी जी ने शुरू किया था। 1921 में लंगोट बांधना भी शुरू किया था। अच्छे से याद रखना बिल्कुल भी इस चीज को, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी बार आया था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये था हमारा क्वेश्चन जो आपको बताए गए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि हमारा मानना है कि द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। अगर आपको कोई गलती लगती है तो हम उसको पक्का अगले से सुधार के लेके आएंगे। और देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये समझना है तो हमारा पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, एकदम मक्खन की तरह निकाल दोगे सारे क्वेश्चंस को। और देखिए ये आपके लिए एक लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखा है तो ये आपके लिए क्या है, खुशखबरी है, यानी कि एक आपके लिए गिफ्ट है, छोटा सरप्राइज है। क्या देखिए पूरी गांधीयन एरा को हमने टाइमलाइन के थ्रू समझा रखा है। आप देखिए जैसे 1869 में क्या हुआ, 1869 में क्या हुआ, 88 में क्या हुआ, आप ऐसे आओगे और इसको आप अगर पीडीएफ के फॉर्म में रख लो, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आप क्या इजीली रिवाइज कर पाओगे 1 मिनट के अंदर। बस इतने से फॉर्म में आपको बेसिक टिक लगा के चलना है। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चीजें जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको लगी कैसी। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही।